सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िम, मुल्क में कागजात नामजदगियाँ जमा करवाने के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। आइंदा आम इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात अक्सरियत हासिल करेगी और मरकज़ में हुकूमत बनाएगी, इंतखाब कैसे होंगे, किस माहौल में होंगे और इसके नतीजे में कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। जबकि सर्द मौसम में ऐसा महसूस हो रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बर्फ भी पिघलने शुरू हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान खुसूसी मुलाकात भी हुई है और इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब एक तरफ इंतखाबी हलचल जारी है, दूसरी जानिब अदालती कार्रवाइयाँ भी खबरों की जीनत बनी हुई हैं। इसी हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट से एक इंतहाई अहम खबर आई, जिसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। मुबस्सिरीन इसे PTI के लिए एक बड़ा सेटबैक करार दे रहे हैं, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान भी किया है। इस तमाम सूरत हाल पर इंतखाबी गहमा गहमी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा बादशाह साहब, अब इलेक्शन तो होने जा रहा है, कुछ लोगों को जो डाउट्स थे, कुछ बात थे, वो भी अब खत्म हो गए, दम तोड़ गए हैं। कैसी तैयारियां हैं हल्के में अब जाती हैं? टिकट मिल गया आपको? क्योंकि कुछ इख्तलाफात भी सुनने में आ रहे हैं कि नून लीग वालों के साथ इख्तलाफात है, तो आपके भी शहर में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो डे 1 से कहता था कि इलेक्शन होंगे। ठीक है। मैंने कभी किसी प्रोग्राम में, किसी मजलिस में, किसी महफिल में मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। और वही बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, टिकट्स की बात है, तो मेरे जैसे बंदों ने भी अगर टिकट ही मांगना है तो फिर अल्लाह मालिक है, हमारा भी और सारों का। तो ऐसा इशू ना पहले कभी था मेरे लिए पार्टी में, ना अब है। मैंने तो अपनी तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी हुई है, लेकिन एक ऑफिशियल, आपको पता है, एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है जिसको मैंने हमेशा मद्देनजर रखा है, वो सब को रखना पड़ता है। ये शहबाज साहब भी उसका रखते हैं, हमजा साहब भी रखते हैं, बाकी लीडर भी रखते हैं। और उसके हवाले से बाकी कैंपेन शुरू है, डोर टू डोर हम जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिस्पांस मैंने 2008 में देखा था या 2003 में देखा था। ठीक है। और वो कहते हैं ना, आप बहुत ज्यादा रिस्पांस देख रहे हैं, आप कह रहे हैं 2008 वाला, 2003 वाला। मैं अपने हल्के की बात करूं जो मैं इलेक्शन लड़ता है। अच्छा, क्या जरा हल्के के मैं अभी बताता हूँ आपको। देखे ना, एक तो मेरा हल्का चेंज हुआ। मैं पहले जो पुराना 60 था वो अब हो गया है 57। वो पहले कभी 56 होता था, 3 दफा तो हल्के बदलते हैं। अब मैं जिसमें आया हूँ ये पुराना 55 था और अब इसको 56 करार दे दिया है। तो इस हल्के में मैं गली मोहल्ले में जा रहा हूँ। ये हल्का है इस एरिए पे मुहित, जैसे डोगरत्ता है, मटकाल है, ख़याबान सर सैयद है, और सेटेल टाउन का एरिया है, पीर बदाई है, राजा बाज़ार है, बोर्ड बाज़ार है, ये सारा एरिया जो है, सादकाबाद है, काला खान है, ये एरिया है। यहाँ पे हम जा रहे हैं डोर टू डोर। डोर टू डोर से मुराद ये है कि ब्लॉक कोर्ट के ऊपर हम मीटिंग्स करती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन में मैंने 19 मीटिंग्स भी की हैं। ठीक है, 16 मीटिंग्स भी की हैं मैंने, और डेली करते हैं। अभी मैं ख़वातीन का एक कन्वेंशन करके आ रहा हूँ, यूथ कन्वेंशन करके आ रहा हूँ, एक ट्रेडर्स का मैं कन्वेंशन अभी करके आपके पास आ रहा हूँ। अभी स्केचर पहने हुए मैंने, और मैं सारा दिन गली मोहल्लों में होता हूँ, और लोगों की डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है। यहाँ पे 2-3 वजूहात हैं। एक तो 7 वाले हल्के में हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और इस हल्के के अंदर जो शख्स बार बार मुंतखब होता रहा, वो मैं जब जाता हूँ पीर उदाई में, फौजी कॉलोनी, हज़ारा कॉलोनी में, टूटी हुई सड़कें हैं, गलियाँ गंदी हैं, खेल के मैदान नहीं हैं। खंडरात नमा एक हॉस्पिटल है जो 20 साल से बन रहा है, नाला लई 20 साल से बन रहा है। तो वो लोग ये समझते हैं कि ये शख्स ऐसा शख्स है जिसने 10 महीनों में मेट्रो बनाई है, 16 महीनों में RIC बनाया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, खेल के मैदान, पार्क्स, ये ब्रिजेस जो बने मरी रोड के ऊपर, एक 90 दिनों में बनाया, 20 दिनों में बनाया। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये बंदा काम करेगा, हमारे हल्के को संवारेगा। इस वजह से रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हम लोगों के दरमियान में रहते हैं। ठीक है, लोगों के दरमियान से मुझे याद रहा, ठीक है, लोगों के दरमियान में तो रहना चाहिए ना, सियासी जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि आप जाते ही पार्लियामेंट में अवाम के लिए, जमहूर के लिए हैं,
लेकिन अब वो अलग बात है कि आते ही कुछ लोग जमहूर को सबसे पहले खुडे लाइन लगा 2013 में देखे ना, जो शख्स पिंडी से जीत के गया वो बन्नी गाला की गलियों पहाड़ियों में जाके गुम हो गया, उसे मुड़ के देखा ही नहीं। 2018 में जो जीता वो F6 F7 चला जाता है, 6 महीने बाद आता है, एक कुलचा खाता है रेडी से, और उसके बाद उसको वायरल करके कहते हैं अवामी। अवामी ये नहीं होते, अवामी जो अवाम की तरह रहें, अवाम में रहें, अवाम के इश्यूज पहले से उनको आगाही हासिल हो। अच्छा, आपने जिक्र किया आपके सबसे बड़े जो सियासी मुखालिफ कह लें, आप बात कर रहे थे अभी, तो आपको लगता था कि आपके खिलाफ जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज या जो कुछ भी होता रहा आप उसको कॉन्स्पिरेसी कहते रहे, तो वो साजिशें शेख रशीद सब करते रहे। हाँ देखे ना, अब आपको साजिशों का शायद सामना नहीं होगा क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं अब चिल्ला काट चुका हूँ और जिस तरह के वो बयाना देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक है, सियासत में सियासी मुखालफत ही होनी चाहिए, सियासत में रहना चाहिए, उसका वाज़ेह मिसाल मैं हूँ। मैं 10 साल हम पावर में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं करवाया। ये वो शख्स है जो अपने सियासी मुखालिफ यानी मेरे अलावा उसको मुखालफत नज़र भी नहीं आती ना, तो उसके अंदर वो ये करता है कि पहले उसने 300 आप टफ टाइम देते हैं, हारा है ना जी, कभी जीता नहीं। इसी यानी 2003 में 60,000 वोटों से वो हारे, 2008 में वो 70,000 वोटों से हारे, 2013 में मैं मेरे खिलाफ आगे से वो बंदा चला गया, दूसरा शख्स आ गया, और तीसरा इलेक्शन उन्होंने पाँव पकड़ के कहा कि मैं जब तक हनीफ अब्बासी जेल नहीं जाएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर आगे से आपको पता है किस तरीके का मुकदमा बनाया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आज हाई कोर्ट ने हम उसमें सुरखरू हुए और उसने लिखा कि फॉल्स केस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। और तो इस तरह का जुल्म सर अभी भी हो सकता है कि बरीयत के खिलाफ कोई अपील अगर दायर होती है दरख्वास्त AF की जानिब से, तो ये तो अभी आप देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे देखिए, मैं और इलेक्शन से पहले अगर होता है तो अल्लाह ताला के फजल व करम से कहता हूँ कि आज हो कल हो मुझे इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है कि हर किसी को राइट हासिल है, अगर उन्होंने दोबारा ही अपने वो ऐसा ही फैसला लेना है, मोहर सबत करवानी है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने तो अदालतों का हमेशा सामना किया है। देखे ना, मैं ट्रायल में नहीं भागा, मैं सजा के वक्त नहीं भागा, मैं जेल से नहीं भागा, मैं जेल से माफ़ी मांगी नहीं, मैंने किसी कांस्टेबल के गले लग के रोया नहीं, मैं अम्मी अब्बू मेरे भी थे, मेरे बच्चे भी थे, मेरे घर वाले भी थे। कितना मुश्किल वक्त था? ठीक है, बहुत बड़ा मुश्किल वक्त था। देखे जी, अल्लाह ताला के मैं आजमाइश से आधे घंटे की पनाह मांग के कहता हूँ, मुझे 6 फुट लंबे और 6 फुट चौड़ाई में बंद रखा जाता था और 1 घंटे के लिए छोड़ा जाता था। 3 जेलों में मुझे लेके गए, एक जेल से उठाया अडयाला से उठाया अटक से उठाया कैंप जेल लाहौर और रखते थे, और मुझे 1 घंटे के लिए निकालते थे वॉक के लिए। आप इससे बड़ा अंदाज़ा लगा लें, ये जो साए मौत का कैदी होता है ना, उसका सेल भी बड़ा होता है, उसकी ढलाई की जगह भी बड़ी होती है, वो 6x6 नहीं होती। तो कहने से मुराद ये है कि अल्लाह ने इतनी इस्तकामत दी कि मैं अपनी पार्टी के साथ भी खड़ा रहा, मैं अपने लीडर के साथ भी खड़ा रहा, और मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर को भी बचा गया। फ्यूचर क्या? फ्यूचर पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं, मैं रिस्पेक्ट वाला फ्यूचर। यानी मैंने अपनी फैमिली को दागदार नहीं होने दिया कि आज मेरा बच्चा जो है वो सर फख्र से बुलंद करके चलता है, मेरी बेटियां जो हैं फख्र से चलती हैं कि हम उस बाप के बेटे बेटियां हैं जिसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसने अपने नज़रियों को नहीं छोड़ा, जिसने इतनी बड़ी सज़ा लेने के बावजूद माफ़ीनामा नहीं लिखा, वो रोया नहीं। यहाँ तो कोई अमेरिका में जाके बैठा हुआ सांस फूलता था, यहाँ मास्क लगाते थे, कोई मैंने आपको बताया 4 दिन गुजरते हैं, 5 दिन गुजरते हैं, कोई अम्मी को याद कर लेता है। एक सवाल यहाँ पे हनीफ साहब, अभी जो PTI वाले जिस तरह की शिकायत कर रहे हैं और कि ये हमारे साथ ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आपको लगता है कि आप लोगों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है इनके साथ। देखिए मेरी बात सुने, जब आप सियासत में आते हैं तो आपको इन सारी मुश्किल राहों से गुजरना पड़ता है जी। ये आप ज़हन बना के आते हैं ना, कुछ जबरदस्ती तो आपको लेके नहीं आता ना, हाथ जोड़ के आज भाईजान आके इलेक्शन लड़े जी। आप अपनी मर्जी से आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं। अब इस रास्ते में जब आते हैं तो 10 दिन सब्र कर जाए ना जी। मतलब गाड़ियों से अपनी डिग्निटी के ऊपर आप खुद कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो गाड़ियों से उतर के भाग रहा है, कोई वापस आता तो अम्मी के गले लग के रो रहा है, चीखे मार रहा है,
कोई अब्बू के गले लग के किसी को बच्चे याद आने शुरू हो जाते हैं, कोई कहता है मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मेरा सेल 90 फुट चौड़ा चाहिए, ठीक है जी, उसको हर चीज़ देसी घी भी दिया जाता है, सारा भी दिया जाता है। कौन सी उम्र कैद है, कौन सी 15 किलो हीरोइन किसी ने डाल दी है, किस बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया है, कुछ भी नहीं हुआ। ये भागते ना, ये भागते ना, घर से ना भागते, पुलिस को देख के ना भागते, तो क्या होता, गिरफ्तार हो जाते डिग्निटी के साथ। 30 डेज के डिटेंशन ऑर्डर आते हैं, 60 डेज के डिटेंशन ऑर्डर आते हैं। हमजा शहबाज को देखें, मरियम नवाज को देखें, शहबाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया, ठीक है जी, कई महीने। सबसे लंबी सजा जो है वो हमजा शहबाज ने हमें काटी है, ठीक है। सबसे बड़ी सजा मैं सामने बैठा हूँ आपके। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन मेरी फरमाइश पे डाली गई थी। ये मुकाफाते अमल है, ठीक है, लेकिन इस सारे अमल में हमारा किरदार कोई नहीं है, लेकिन उस सारे अमल में इमरान खान का किरदार था, शेख रशीद का किरदार था। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप लोग भी सियासी इंतकाम लेंगे? मैं समझता हूँ जी कि मैं अपनी राय भी दूंगा, पार्टी की पॉलिसी भी यही है। और मुझे मियां नवाज शरीफ की वो जो 21 अक्टूबर वाली तकरीर है वो याद आ रही है। वो जो 21 अक्टूबर को उन्होंने तकरीर की है, वो मैं समझता हूँ कि बड़े बंदे की सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि एहतसाब नहीं करेंगे, हिसाब क्या होता है? मैं डॉक्टर साहब पहले बात आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दूंगा ना जी। वो आपने कहा कि आप लेंगे, वो एक बड़े बंदे की बड़ी तकरीर थी, ठीक है। और दुनिया के अंदर सिर्फ इंतकाम की सियासत में चले जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेंगे। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि आप किसी से जाती इंतकाम लें या इज्तिमाई इंतकाम लें। उसमें पहले भी बड़ा नुकसान हुआ, हमने नुकसान पहले भी नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान होगा जी। वो मैं धड़ल्ले में कहता हूँ, मुझे पार्टी पॉलिसी का पता है नहीं पता है। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क चलाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, दहशत गर्दी लाकानूनियत ने सर उठा ली है, दुश्मन हमारे अंदर पहुंच चुका है। और इस ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि नादान दोस्त जो हैं, जैसे मैं पीटीआई की बात करूंगा, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें जिस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाते हैं। ये किसकी मतलब कि जिसे कहते हैं ना, ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है। ये दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है। 9 मई को क्या हुआ था, दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया गया था। वो सबसे बड़ा जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। तो मुझे तो गिरफ्तारी के वक्त जो है वो कचहरी को आग लगवा देनी चाहिए थी। मुझे तो सामने दफा इंस्टॉलेशन पे, सिविल इंस्टॉलेशन में 10,000 बंदा मौजूद था, बिफरा हुआ था। तो मैंने तो लोगों को ठंडा किया, मैंने वेव की करते हुए मैं चला गया। तो कहने से मुराद आपको हुआ क्या था, आप गिरफ्तार हुए थे ना। तो लीडर गिरफ्तार नहीं होते, पाकिस्तान में होते हैं सिर्फ, हिंदुस्तान में नहीं होते, बांग्लादेश में नहीं होते। कि आपने हालात को कंट्रोल में कैसे रखना है। लीडर वो होता है। देखिए, मैं घर से बाहर निकला, एक बाजार से गुजर रहा हूँ, 2 डकैत हैं, उनको पकड़ के सारी दुनिया मार रही है, तो मैं भी मारना शुरू कर दूं। मैं वहां का नुमाइंदा हूं, तो मैं भी उसको आग लगा दूं, मैं भी उसको मार दूं जान से। मामले को समझेंगे, मसले को हल करेंगे। मैं ये करूंगा कि मैं उनको समझाऊंगा कि ठीक है, आपने इसको पकड़ लिया है। हाँ। मैं अभी फोन करता हूँ जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है या CPO है, RPO साहब है, मैं उनको कहता हूँ प्रॉपर जो कानूनी तरीकाकार है उसके ये है पॉपुलर सियासत के मैं उनके साथ मिलकर आग लगा दूं, वो मुझे कहे वाह 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 वाह। तो फिर अच्छा, पहले तो मान भी नहीं रहे थे कि हमारे लोग थे, पहले तो कहते थे कि ये कोई नून लीग के पता नहीं लोग अंदर आ गए थे, देखे ना, मतलब मुखालिफिन पे इल्जाम फेंकते थे। अब 2 चीजें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बेशक किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको इस पे सोचना चाहिए। देखिए, जो नौजवान होता है, जो अपना जिसे कहते हैं फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर, ये कोरा कागज है, मैट्रिक वाला बच्चा। हम गुजरे इस माहौल से, जो मर्जी इसमें लिख दें, इसमें लिख के तो जो मर्जी उससे करवा लें। 1.5 साल इनके ज़हनों को परगंदा किया गया है। 1.5 साल मीर जाफर मीर सादक कहा गया, फिर पता नहीं ढाका की मिसालें दी गई, पता नहीं कहाँ की मिसालें दी गई, जो दुश्मन ने भी शायद हमारे अंदर पेनिट्रेट नहीं किया था। 1.5 साल बाद जब एक मामूली सा वाकया होता है कि एक शख्स को पकड़ा जाता है, यहाँ दुनिया में कोई नहीं पकड़ेगा। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए, यहाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए, यहाँ हमारी लीडरशिप सारी गिरफ्तार नहीं हुई। कहने से मुराद है उसके बाद क्या होता है कि पहले से तैयारी की होती थी। अब मैं साजिश बताता हूँ, साजिश थी क्या। कोर कमांडर हाउस लाहौर पे कब्जा, गुजरावाला कोर कमांडर पे कब्जा, पेशावर कोर कमांडर पे कब्जा, GHQ पे कब्जा, फिर अंदर से इंस्टीट्यूशन के लोग आएंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे। वो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाली बात, या जो भी आप, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े और शेख चिल्ली वाला पुलाव जो है
वो पकाया जा चुका था। वो तो अल्लाह ताला का फजल और करम है कि लोग उतने नहीं निकले जितने उनका ज़हन में था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे। फिर आप देखिए आपने गुस्सा किस पे निकाला, शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा आपने अपने जहाज को आग लगाई। क्या 75 साल में किसी सियासी पार्टी ने, किसी मजहबी पार्टी ने ये किया जो पीटीआई ने की है? मैं तो उसको सियासी दहशतगर्द जमात कहता हूँ, मैं उसको नहीं कहता। अगर आपने ये लक्षण जारी रखे, लक्षण से मुराद जारी क्या कि अगर आपने उन बच्चों को तो पकड़ लिया जो कोरा कागज थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जगह पिंडी का मास्टरमाइंड मैं बता देता हूँ, शेख रशीद, जिसने पिंडी की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए उसको मशवरा दिया खान को कि तुम जो धरना है वो रावलपिंडी में करो, ये अगर गलत बात साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, मशवरा शेख रशीद का था ने दिया कि धरना रावलपिंडी में करो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पिंडी की अपॉइंटमेंट है, तो आप इधर करो। ठीक है जी, वो धरना उसने दिया। हमजा कैंप और GHQ पे हमला जो होता है वो उसका मास्टरमाइंड वो है, बाकी सारा इमरान खान मास्टरमाइंड है। तो अगर इन मास्टरमाइंड्स को अगर हम छोड़ देते हैं और अगर हम उन लोगों को, बच्चों को पकड़ लेते हैं, तो मुझे पता है इंसाफ कहाँ पर है। फिर उनको भी छोड़ दें, ये अगर ऐसी गलतियां जो है अगर आप उसे सजा नहीं देंगे तो फिर हमारे यहाँ बहुत सारे जत्थे मौजूद हैं, याद रखें डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं, जिनके पास 10-20 नहीं 40-50 हज़ार लोग होते हैं। तो वो आएंगे, फिर आपकी इंस्टॉलेशन पे हमलावर हो जाएंगे, फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? तो इसलिए इस पे सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। किसी एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए आपके मुताबिक, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की मैं जरूरत भी ना करूं, करे। कोई और करे जिसने पहले किया हो। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये दास्तान नहीं मिलती। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, ये सीट एडजस्टमेंट के जो मामला अभी चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पे IPP का अगर मैं जिक्र करूं या और भी किसी पार्टी का, तो आपकी पार्टी के अंदर बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से बात कर लें कि इख्तलाफात अभी मौजूद हैं, अभी मामला ज़ेरे गौर है। फॉर एग्जांपल इस तरह की बात भी सुनने में आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद में जिन लोगों ने साथ दिया आप लोगों का, सियासी पार्टी PTI की अगर मैं बात करूं, तो उनका एहसान उतारने के लिए मजबूरी के तहत भी ये बात हो रही है, मजबूरी के तहत भी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े या टिकट, इसमें सदाकत है? आप इसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? फिर आगे चलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टियां हो, शख्स हो, कोई भी हो, उसने जो कमिटमेंट की हो ना, उसके नतीजे में जितना बड़ा नुकसान हो जाए तो उस कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए। ठीक है जी, मैं अपने मैं मुझे पार्टी पॉलिसी का नहीं पता, मैं ऐसी पार्टी का मैं ना तर्जमान हूँ, तो ना मैं पार्टी पॉलिसी पे, मैं अपनी ज़ात की हैसियत से फैसले करता होता हूँ। ऐसे उस पर मुझे किसी का भार कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ कि जब आपने मुंह से बात निकाली, किसी के साथ कमिटमेंट की, उसको आप पूरा करें, उसके बदले में जितना नुकसान होता है हो जाए। इस तरह तो फिर दुनिया के अंदर कभी कोई निज़ाम नहीं चलेगा ना। अपने लोग अगर नाराज़ हो जाएं और किसी और के साथ कमिटमेंट की हो, चाहे वो मजबूरी के तहत हो या आसान उतारने के लिए, मेरा सवाल बेसिकली तो अपने लोगों को नाराज करना भी ठीक हिकमत अमली होती है? मेरी बात सुन, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जब वो किया जा रहा था तो सारी दुनिया को पता था ना। अगर जब उस वक्त भी किया जाता, छुपी हुई बात तो नहीं थी ना। यही था ना कि अगर ये शख्स आज हमारा साथ देगा तो कल इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट क्या करेंगे? ऐसे कोई नौकरी दे देंगे उसको? नहीं, तो मॉरल ग्राउंड्स पे भी तो वो शख्स ऐसा कर रहा था ना, उसको खुद लग रहा था कि गलत है और ऐसा होना चाहिए। सियासी पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, वो अपनी कीमत इस तरह नहीं देते कि वो पैसा ले लेते हैं या कोई नौकरी ले लेंगे, उन्हें टिकट चाहिए, उन्हें पॉलिटिकली मैदान में रहना होता है। उस बुनियाद के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जिस दिन पहले राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे और उनके वालिद मोहतरम की पार्टी के लिए जो कुर्बानी है वो आपके सामने, राना अफजल साहब, कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ी पार्टी के लिए बड़ा काम किया। राना एहसान अफजल साहब के ही हल्के से टिकट राजा रियाज साहब को मिल गया, क्योंकि वो कहते थे मुझे पहचान नहीं रहे, तो पहचानना भी ज़रूरी था। तो आप क्या देखते हैं कि क्या राना एहसान अफजल साहब के साथ ये ज्यादती है? ये उस वक्त सोचना चाहिए था। अगर उस वक्त सोच लेते तो फिर हुकूमत कैसे करते? फिर वेंटिलेटर पे जो पड़ा हुआ पेशेंट था पाकिस्तान। मेरा सवाल सिंपल कि उनके साथ ज्यादती है या नहीं, हाँ या ना? आप सीनियर सियासतदान है, पार्टी को भी समझते हैं। पार्टियां ज्यादती करती रहती हैं,
यानी आपको लगता है कि गलत है किसी हद तक? नहीं, मैं इसको गलत इसलिए नहीं कहता कि आपने कमिट, मैं पहले अपनी बात पार्टी की मजबूरी कह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात को कैसे गलत कह दूं? नहीं, पार्टी की मजबूरी कह रहे हैं। मैंने अभी नहीं, मजबूरी नहीं थी, देखे ना, नहीं उस वक्त एक पार्टी पूरी ने मुश्तरका तौर पे फैसला किया, ठीक है, कि ये इस तरह होगा तो फिर इस तरह होगा। अब उस पे अगर आप अमल दरामद नहीं करते, वो ज्यादा संगीन जुर्म है। नहीं, कमिटमेंट वाली बात तो बड़ी अच्छी करे, कमिट किया तो कमिटमेंट से भी पीछे नहीं वो कर सकते, हट सकते। स्पेसिफिक आप ये बात कर रही हैं, लेकिन आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। कमिटमेंट वाली बात मैं आपकी समझ रही, कमिट किया तो फिर पीछे हटना भी बुरी बात है, लेकिन जो दूसरे आपकी पार्टी के असल वर्कर के साथ अगर ज्यादती हो तो उस पे मैं आपका कमेंट चाह रही हूँ। बस वो फिर अब मैं अब इतना सच बोलने के अभी मेरे पास है, ठीक है, चलें कारकुनों के साथ होती रहती है, होती रहेगी, कारकुनों के साथ होती रहती है और होती रहेगी सर। ए तुसी कह के गलत नहीं, होती रहेगी, नहीं ये सिलसिला ही नहीं रुकेगा। मेरी बात सुने ना, देखे ना, मैं ये बात कहता हूँ, बात को समझने की कोशिश करें कि कारकुन ने ही कुर्बानी देनी है ना, वो देता है, हम भी कारकुन है ना, हम भी कारकुन है, हमने किसी से कोई कीमत नहीं मांगी, ना मांगनी है, चले मांगनी है, लेकिन हमने उस डिसिप्लिन को सामने रखते हुए बात करते हैं। लेकिन हो सकता है मैं कल मैं भी नाराज हो जाऊं, ये भी मुमकिन है। वैसे आप कभी नाराज हुए? मैं लाडियां करता हूं लीडरशिप के साथ, तो वो लाडियां मानी जाती हैं। जिस दिन यानी नवाज शरीफ साहब के लाडले हैं, मैं उनका भी हूँ, शहबाज साहब का भी, दोनों का हूँ। वो बड़ी उनके साथ मेरा, देखिए ना, मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं, नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा बड़ा अदब एहतराम का रिश्ता है। शायद मैं उनके साथ इस तरह जैसे आपके सामने बैठा हूँ इस तरीके से खुल के बात कभी भी नहीं कर सका, ना कर सकता हूँ। वो जैसे शहबाज साहब बड़ा बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब बड़े भाई के सामने जाते हैं तो बिल्कुल छोटा भाई महसूस होता है। तो हमारे लिए तो वो एक बड़े की हैसियत रखते हैं। जो शहबाज साहब है उनके साथ मेरा थोड़ा सा फ्रैंकनेस भी है, प्यार भी है, प्यार तो उनके साथ भी है, लेकिन इधर तरफ फ्रैंकनेस ही है, गपशप भी है, सारा कुछ है। आपने जिक्र कर दिया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका जब कंपैरिजन किया जा रहा होता है, आप कह रहे हैं ना कि मुझे कुछ चीज़ें देखकर जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल ख़राब होता है या मुझे गुस्सा आता है। जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो आपके जज्बात क्या होते हैं कि जो कंपैरिजन किया जा रहा होता है इसकी वजह क्या है? आप तो पार्टी को अंदर से समझते हैं। मैं एक बात ज़हन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब विजनरी लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं, और उनके विजन को हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, 4 मरतबा का, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म आप समझ रहे हो, 4थी मरतबा का बनने जा रहा हो, तो उस शख्स में कोई खूबी तो होगी ना, कि कोई नहीं कई खूबियाँ होंगी, खूबियों से मालामाल होंगे ना। तो आप उनकी दौरे हुकूमत में देख लेना क्या क्या किस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खूबी उनकी जो है, मैं ज़ाती खुसूसियात को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, इस मुल्क के हवाले से देख लें कि वो जब भी इस मुल्क में आए हैं तो जो सुबाइयत पर मबनी कुव्वतें, लसानियत पर मबनी कुव्वतें, इलाकाई बुनियादों पर मबनी जमातें, वो सब उनके झंडे के नीचे इकट्ठी हो जाती है। लीडर ये होता है, लीडर वो होता है जो सारी कौम को इकट्ठा कर दे। ठीक है, और उसके अंदर जिस तरह मर्जी की जमात हो, जमात जो लीगल जमात है, वो सारी उनके बलूचिस्तान से रिलेटेड, सिंध से रिलेटेड, KPK से रिलेटेड, मैं मिसालें दे देता हूँ। ANP है, वहाँ पे पख्तूनख्वा मिली पार्टी है, ठीक है जी, सिंध के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सारे लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की शख्सियत के साथ नत्थी हो। ये सबसे बड़ी खूबी मियां नवाज शरीफ की, ठीक है, सबसे बड़ी खूबी। चलिए मुझे ब्रेक का काजर है, नहीं पर बात समय से मौजूद हैं और भी कुछ आम सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ सवालात जो कि ब्रेक के बाद मैं उनसे पूछना चाह रही थी। हनीफ साहब, कुछ लोग 7 हलकों से कह रहे हैं कि कागजात जमा करवा रहे हैं। साइंस क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है? मैं नफ्सियात समझना चाहती हूँ एक सियासतदान की, क्योंकि आप हमेशा एक हल्के से, ठीक है, तो अगर कोई 6-7 हलकों से कागजात जमा करवाता है तो क्या वजह समझ आती है? अच्छा, मुझे नहीं पता कौन करा रहा है या नहीं, खबरें आ रही है ना, कुछ नाम ले लो, फिर आपकी पार्टी में से भी सुनने में आ रहा है। नहीं, मैं आपके सवाल में रियली काफ़ी है, उसका जवाब भी माशाल्लाह काफ़ी तसल्ली बख्श होगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, दूसरा एक पार्टी की भी डिमांड होती है। अगर तो 7 जगह तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने कभी डिमांड की हो, अपने लिए नहीं डिमांड की होगी। फिर कॉन्फिडेंस लेवल का मसला, दूसरा मसला। मैं एक सेकंड अगर आप मुझे इजाज़त दें तो
मकसद ये है कि एक तो पार्टी कहती है कि जी आप यहाँ भी करवा दें, यहाँ भी करवा दें, ठीक है, तो पार्टी मैक्सिमम 2 जगह पे कहेगी आपको, ठीक है, ठीक है जी, एक जगह यहाँ करा दें, एक और जगह 6-7 जगहों पे पार्टी नहीं कहेगी। मेरा नहीं क्या, मेरा नहीं। तो फिर उसमें दूसरी वजह क्या होगी? शायद जो आपने पहले बता दी, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, कोई भी हो। और मैं हूँ ना जी, मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कोई एक होता है ना कि किसी चीज़ का ब्रेड एंड बटर होता है, मेरा सियासत ब्रेड एंड बटर नहीं है। मुझे बचपन से शौक था वेलफेयर का, और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे नवाज शरीफ साहब मिल गए, शहबाज शरीफ साहब मिल गए, एज CM 2 दफ़ा, वो 1 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मिल गए। मैंने वो काम कर लिए हैं कि मेरे लिए काफ़ी हैं। मेरी मैं समझता हूँ आखिरत के लिए भी अल्लाह ने अगर मुझे कुछ शॉर्टकट में जन्नत में भेजा तो वही इसबाब बनेगा। ये फैसला तो अल्लाह ने करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मखलूक की खिदमत है ना, यानी सियासत को इबादत समझ के करने पे यकीन रखते हैं। अगर ये अल्फाज गलत है तो मैं हनीफ अब्बासी साहब, आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया। सियासत को इबादत कितने सियासतदान समझते हैं? अगर परसेंटेज में मैं पूछूं, बहुत कम। दिल पे हाथ रखिए, नहीं, बहुत कम। कितनी परसेंट? 100 में से कितने परसेंट? बहुत कम। कितने फिर भी परसेंटेज नहीं बता, लेकिन 30% होंगे। 30% इबादत समझ के करते, 70% नहीं करते। क्यों आते हैं लोग सियासत? क्या सोच कर आते हैं सियासत? मैं बताता हूँ, 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो होता है कि लोगों के पास पैसा आता है ना, मैंने बहुत सारे पैसे वाले लोगों को देखा, हालांकि वो बेवकूफ़ी है, दूर का डोल सुहाना। वो कहते हैं अच्छा यार मुझे अब पावर चाहिए। अब वो पावर उनको या तो अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होती है, तो या अपने आप को एक जो खोखला आदमी होता है, कमज़ोर वीक आदमी होता है अंदर से, वो पावर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है। एक और शख्स होता है जो ये कहता है कि मैं पावर लेके तो मैं अपने लिए एसेट्स में इजाफा करूंगा। ठीक है जी, मैं उसको असासाजात बढ़ाने के लिए भी यानी लोग सियासत में आते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्योंकि सियासत में जाना है और जाके लोगों की वेलफेयर करनी है। पहले छोटे पैमाने पे करता था, तो अब मैं करता था अद्वियात इकट्ठी करके मेडिसिन फ्री डिस्पेंसरी चलाता था। तो मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाऊंगा। लोगों को शौक होता है ना, ये लोग ट्रस्ट नहीं बनाते अपने पैसों से। तो वही अगर शख्स, ऐसा शख्स जो है वो सियासत में आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, अब मैं जितना जोर लगा लेता फ्री डिस्पेंसरी, आज तक अगर मैं 10 चला रहा होता तो 20 हो जाती इन 25 सालों में। लेकिन जब मुझे गवर्नमेंट मिली, जब मुझे पावर मिली, जब मुझे शहबाज शरीफ मिला, जब मुझे नवाज शरीफ मिले, तो मैंने क्या किया? मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बनाया, मैंने गायनी हॉस्पिटल फिल्टर क्लिनिक कमेटी चौक बनाया, मैंने मेट्रो अपनी माँ बहन बेटी के लिए बनाई, मैंने खेल के मैदान बनाए। मेरा अपना सारा वक्त जो था, मेरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है जी, सिर्फ इतना चलता है कि जो 35 साल में ना एक रेडी वाला भी अगर रेडी लगाता है ना, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से अरबपति हो जाता है। ठीक है जी, मेहनत से। याद रखें, ठीक है। हम ना किसी की 40 साल मेहनत को, 50 साल मेहनत को कहते हैं कि शायद ये रातों रात अमीर बन गया। नहीं, उसने शबाना रोज मेहनत की है और उसने ये अरब रुपए बनाए। ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे जैसे लोग मैदान में आते हैं, तो हमने क्या किया, जो था हमारे पास वो भी इस तरह लुटाया कि जो हमने खर्च किया अपने बच्चों का, वो भी हमने अपनी आवाम पे लगा दिया। अच्छा अब्बासी साहब, एक और चीज़, ये जो लाहौर को हमेशा नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और नो डाउट कि लाहौर में पोजीशन नून लीग की हमेशा मजबूत रही है, और सिंध को आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है, उनकी पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रही है। इस बार हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कराची, बिलावल साहब लाहौर का रुख कर रहे हैं, और जो एक शायद ये एक अच्छी चीज़ भी है कि जो एक सूबाइयत का एक तासुर होता था, या एक सूबे पर अगर एक ही पार्टी का राज होता था, अब आप वहाँ पे और वो यहाँ पे, ये एक पहेली लग रही है। बिलावल का लाहौर में आना, बिलावल साहब का लाहौर में आना, रही है क्योंकि आप पहेली नहीं लग रही। ठीक है, बिलावल को यानी अपनी पोजीशन इतनी, मेरा सवाल जरा समझ लें, बिलावल साहब अगर वहाँ पे शिकस्त से 2-4 हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ा ये बुरा हो जाएगा। शहबाज साहब तो वहाँ जाके कह सकते हैं, हाँ सुने मेरी बात जी, शहबाज साहब वहाँ जाके कह सकते हैं कि जी मैंने पावर प्लांट लगाए, मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया, कह सकते हैं ना। लाहौर उतरे कराची का बंदा तो परेशान हो जाता है। मुझे एमक्यूएम के तो बिलावल लाहौर में उतर के नहीं कह सकते कि कराची में कुछ किया। बिलावल क्या कहेंगे? नहीं, बिलावल उतर के क्या कहेंगे? मैंने कराची को क्या बना दिया है, कामों की मैंने क्या बना दिया, मैंने कराची को क्या बना दिया है, मतलब मैंने लड़काना को क्या बना दिया है, वियना बना दिया है, मैंने क्या बना दिया है, मैंने लंदन बना दिया हैदराबाद को, कुछ भी नहीं कह सकते।
वो एक ऐसे ही पार्टी की तरफ से बस आए हैं जी, लीडर हैं, चलिए जी वो कराची से, तो मैं लाहौर से जाके लड़ता हूँ तो लड़े, क्या फर्क पड़ता है। सर सिंध में उन्होंने काम आपके मुताबिक नहीं किया कहीं भी? मैडम आप मेरी वो कहते हैं हमने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर साहब आपसे बड़ा नहीं वैसे जी जी जी, तो वो दिखा दें ना, कौम को दिखा दें। जैसे मैंने अभी सिर्फ रावलपिंडी गिन के दिखाया है। रावलपिंडी देखें, रावलपिंडी में इस वक्त आपका कैमरा जाए आपको गार्बेज नहीं नजर आएगा। उसकी बुनियादी वजह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2010 में शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी में लेके आए थे। ठीक है जी, गार्बेज आपको नजर नहीं आएगा। रावलपिंडी के मैंने हॉस्पिटल्स बताए, वो बताए हैं, उसमें जाके मुझे गंदगी बताएं, जैनिटोरियल सर्विसेज सारी आउटसोर्स हैं। मुझे मेट्रो के स्टेशन दिखाएं, वो भी सफाई आउटसोर्स है। वो मेट्रो इस वक्त सर्दियों में गर्म है और गर्मियों में ठंडी है। ठीक है, कोई ऐसी बस मुझे दिखाएं। कहने से मुराद ये है कि वो कुछ नहीं आके बता सकते। शहबाज साहब तो ये कह सकते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से मुंतखब करते हैं और अल्लाह मुझे मौका देता है तो मैं इस कराची को लाहौर बना दूंगा। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मुझे याद है बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे खड़े होकर एक स्टेज पे जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बिलावल भी शहबाज शरीफ साहब की स्पीड से बड़े मुतासिर थे कि जिस तरह वो काम करते हैं, शहबाज स्पीड हम कहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी काबीना के वज़रा में बेहतरीन कारकर्दगी पर बिलावल साहब को बड़ा सराहते थे बतौर वज़ीर खारिजा। नहीं, ये अभी जो अभी 16 महीने 16 महीनों में ये हुआ है, जरा क्लियर करते हैं ना, तारीफ नहीं करते थे एक दूसरे की। ये अब आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि नहीं करते थे। नहीं सुने ना, मैं जो होता था वो बताता हूँ। अच्छा, तो अब बिलावल साहब ने बहुत तारीफ की शहबाज साहब, बल्कि उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आ जाएं ताकि कराची और हैदराबाद और लाड़काना भी आप लाहौर की तरह बना दें। बड़े गुडी थे। नहीं, शहबाज साहब ने कभी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये नहीं कहा। लेकिन यानी वो वन साइडेड तारीफ थी आपकी। लेकिन सुन, नहीं, लेकिन एक वज़ादार शख्स जो होता है, देखिए रवादारी वज़ादारी इस खानदान का मैं कहता हूँ कि एक कितना बड़ा मुकाम है शरीफ फैमिली का, कि आप देखें कि इमरान खान जैसा शख्स दूसरे अशखास क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, कैसी गंदी गुफ्तगू करते रहे, लेकिन कभी आपने इस फैमिली की तरफ से बद इखलाकी पे मबनी गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। अभी जो ही हुकूमत ख़त्म होती है और जिस तरह के अल्फाज अदा किए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, जो बड़ी लीडरशिप है, जिसमें शहबाज साहब है, नवाज साहब है, मरियम बीबी है, इन्होंने तो ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब के मुतल्लिक या जरदारी साहब के मुतल्लिक। ये फ़र्क मैं वाज़े बताना चाहता हूँ कौम को। वो वज़ादार रवादार लोग हैं, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि जी बिलावल साहब बच्चे हैं, उन्हें अभी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। हम कह देते हैं कि भाईजान अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिलावल साहब, इसलिए टाइम लगेगा आपको कि जब। लेकिन बात तो हो रही थी कि उन्होंने कभी उनको बेहतरीन भी नहीं कहा, उनकी परफॉर्मेंस पर उनकी तारीफ नहीं की। नहीं दिखाएं ना, कोई वीडियो मुझे बताएं जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित हुए। चलिए सबसे अच्छे तो पहली बार वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे, बल्कि अभी टाइम लगेगा, सियासत में उनका आगाज है। अभी बिलावल साहब को टाइम लगेगा इस दश्त में, अभी मैच्योरिटी आने में भी अभी वो मैच्योर नहीं है। यानी अब बिलावल साहब को भी करीब वजीर आजम नहीं देखते। मेरा नहीं ख्याल सर, इस तरह वजीर आजम गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, क्या जिस मर्जी गुड्डे को लाके जिस मर्जी गुड्डी के साथ। अच्छा, बिलावल साहब ने ये एक बयान दिया था, बहरहाल उसकी फिर बाद में काफी क्लैरिफिकेशन भी आ गई कि बिलावल साहब ने 70 साल बाबों को मुखातिब किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा? जी वो बेसिकली शायद इस बात का रिएक्शन था कि जब उनको कोई बच्चा कह के बुलाता तो उन्होंने कहा फिर ऐसे तो ऐसे सही, अब मैं भी बच्चा कहने वाले को 70 साल बाबे कह के बुलाऊंगा। फिर उन्होंने उसी को जरा मॉडिफाइड अगर मैं कह दूं कि फॉर्म में प्रेजेंट इस तरह किया कि जो पुराने लोग हैं, वो मुखालिफिन जो सियासी पार्टियां हैं, उनके लोग जरा पुराने तरह से सियासत पे चलते हैं। जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। आर्गुमेंट नहीं था उनके पास, उनको ये बात कहनी चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी बात उनके वालिद को लगी और उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि वो अनट्रेंड है, ये है वो है फलां। मैं अब कहूँगा तो आप लोग कहेंगे जी क्यों कहा है, भी कहना चाहिए ना। देखिए ना, 2003 वाला हनीफ अब्बासी 2008 में मुख्तलिफ था, 2008 वाला 13 में मुख्तलिफ था। आप जानती हैं, आपके साथ शो भी किए हुए हैं। जी। फिर उसके बाद जेल के बाद कुछ और है। हम तो रोज सीखते हैं, डेली सीखते हैं। बिलावल साहब को भी अभी सीखना है। अच्छा, कोई भी लीडर, ये अहम सवाल, कोई भी लीडर जब जेल से निकलता है, वैसे जेल में जाना भी आप अपनी सीवी पे सियासतदान बड़ी शान समझते हैं, अचीवमेंट समझते हैं,
कि हम जेल में रहकर आए थे तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है नहीं, मतलब मैं सियासतदान या कुर्बानी कह लें। अब जब सियासतदान जेल से निकलता है, जेल में जाने से पहले और जेल से निकलने के बाद क्या फ़र्क होता है सोच में? नहीं, मैं पहले तो सीवी, मैं तो इसको सीवी नहीं समझता। कुछ लोग आपको पता नहीं सर, नहीं, वो कमज़ोर लोग होते हैं, वो कहते हैं मेरे तो 6 FIR हुई हैं सन। मैंने देखा है कि अक्सर जब सियासतदान बात करते हैं मैंने जेलें काटी, मैंने फलां किया, तो भाईजान जेलें इस रास्ते में जेलें तो आनी थी। हाँ। ये कोई नई बात थोड़ी है, क्रेडिट ले रहे ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप इतनी दफा MNA बने, इतनी दफा MNA बने, इतनी दफा MPA बने, आपने किया क्या? देखे ना, हमारे शहर से कारकर्दगी पे तो बात नहीं करता, अपनी कारकर्दगी की बात ही नहीं करता। हमारा मुकाबला किस पे होना चाहिए था? आपने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 200 अरब डॉलर लाएंगे, आपके मुंह पे मारेंगे, 90 दिनों में करप्शन खत्म करेंगे, सब आपके सामने आ गया। हमने क्या कहा था 2013 में? हमने कहा था ये जो अंधेरे हैं ना, इनको उजालों में तब्दील करेंगे, हम मोटरवेज के जाल बिछाएंगे, हम दुनिया को पाकिस्तान के पीछे लाके खड़ा करेंगे, हम CPEC लेके आएंगे। हमने ये नहीं कहा था जो पहले मैंने आपको बताया है। हमने जो कहा था हमने पूरा कर दिया। इसी तरह जब मैं रावलपिंडी में तकरीर करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं नौकरियां दूंगा, बेशक मैं ऑफ द रिकॉर्ड नौकरियां दे दूं। जिस तरह मैंने 2013 से 17 तक इस मुल्क को अंधेरों से निकाल के उजालों में, दहशतगर्दी को खत्म किया, कराची की लाकानूनियत को खत्म किया, CPEC लेके आया 62 बिलियन डॉलर का, लेकिन वो लगा नहीं। अच्छा हनीफ साहब, आपने अभी जिक्र किया, मुझे बताइए ये जो जिन ममालिक की बात कर रहे हैं उनमें अगर हम कुछ ममालिक की बात करें जहाँ पे लोकल बॉडी सिस्टम बड़ा एक्टिव है जी, आप क्या देखते हैं कि इसकी कामयाबी जो दूसरे ममालिक जिससे मुस्तफीद हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये आपको क्या कमी, क्या कोताही, क्या समझ? हुक्मरान पावर जो है ना, हाँ, वो निचली सतह पे देना नहीं चाहते, और अगर दे दी जाए तो मुल्क तरक्की करे। तो हम क्या खुदा ना खासा हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे? नहीं, वो चाहते जरूर हैं, तो फिर करते क्यों नहीं है? उसके लिए तरक्की भी हुई है। देखे ना, दो चीज़ों को अलग-अलग देखे ना। ठीक है, अगर सिर्फ तरक्की को ही देखना है तो मैंने इतनी बड़ी तरक्की आपको बता दी है। तो अगर लोकल बॉडीज़ को देख रहे हैं और उसमें फैसले करने हैं तो कोशिश ये होती है हुक्मरानों की कि भी ताकत हमारे पास रहे, निचली सतह पे ना जाए। लेकिन अब हमें फैसले अपनी ज़ात से निकल के करने होंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा है, हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल कर फैसले करने होंगे और उन फैसलों की रोशनी में मुल्क आगे जा सकता है। अगर हम कहें अनीबाबाजी के नहीं जी मैं तो अब जीत गया तो मैं शेख रशीद को तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है जी, मैं इमरान खान को भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान जाने, अदालतें जाने, शेख रशीद जाने, अदालतें जाने, ठीक है जी। मेरा काम है हमेशा उससे जीता हूँ, जीतने के बाद मैंने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं है। वो जब शेख रशीद की बात, जी जी जी, मैं दोनों की बात कर रहा, दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब कि वो बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। अब अंदाजा लगाए ना कि इस वक्त इस मुल्क को अगर हम, आपको वैसे मियां साहब पिंडी का शेख रशीद भी कहते हैं? अल्लाह माफ करे खुदा के लिए डॉक्टर साहबा, मैं आपके हाथ, मैंने आपका क्या गुनाह किया है? या आपसे कौन सा मैंने आपके साथ, मैंने तो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट ही की, आपने मेरे साथ क्या किया? इतनी बड़ी गाली खुदा के लिए। मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से वो मुबर्रा है, तो मुझे रहने दें। मुझे, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कल मैं एक जलसे में गया, बुरा लग गया, सुने तो सही। कल मैं एक जलसे में गया तो वो ना लोगों को, बेचारों को मोहब्बत में कह देते हैं अगर सारों की सोच इसी तरह हो तो सारे MNA ही हो ना, मेरी जगह वो MNA हो। हाँ। तो बड़ी मोहब्बत में मेरा एक दोस्त ना, वो स्टेट सेक्रेटरी बना हुआ था, भाई मेरा कारकुन, मेरा भाई, मेरा दोस्त। तो वो कहने लगा अब मैं दावत खिताब देता हूँ फर्जंदे पाकिस्तान मोहम्मद हनीफ अब्बासी को। मैंने कहा यार मेरी बात सुनी, जिस तरह आपके सामने हाथ जोड़ा ना, मैंने पहले ना ये बिस्मिल्लाह भी नहीं की, अभी मैंने मेज़बान का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, फर्जंद तो सिर्फ मैं अपने बाप का हूँ, सिर्फ अपने बाप का, बाकी आपका भाई भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ और आपका मैं कारकुन भी हूँ। तो फर्जंद मैं अपने बाप का हूँ। तो इसी तरह नाम मेरा मोहम्मद हनीफ अब्बासी है, मुझे अपने पास ही रहने दें इसी तरीके से कि मेरा नाम हनीफ अब्बासी है। मुझे किसी के नाम, और नाम अगर देना ही था तो कोई शहबाज स्पीड के पास कह देते हैं कि यार तेरी स्पीड उस तरह की है, तो फिर मैं कहता आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। ठीक सर, आपके एक भाई दानियाल अजीज साहब जी ज़रा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, खुलकर गमगुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। पहले एहसन इकबाल साहब की कारकर्दगी में उन्होंने बात की, उसके बाद फिर पार्टी ने सुना जब नोटिस भेजा तो उसमें भी उन्होंने जो बात की अपनी बात पे कायम रहे।
और उसके बाद चले उन्होंने बात की फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि बाकायदा नोटिफाइड तर्जुमान कह दूँ पार्टी के रहे, उन्होंने फिर ये बात कर दी, उन्होंने भी वजाहत कर दी, दानियल अजीज़ वाली बात वो कर रहे हैं, ये क्या आपको समझ आ रही है? अच्छा देखिए, मैं वो बल्कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि खुराक की जो महंगाई, ये हर केस को आप अलग-अलग लें। ठीक है ना जी। पहले हम किस केस की बात कर रहे थे? दानियल अजीज साहब की बात ठीक है, मेरा भाई है वो, मेरा ठीक है, दोस्त ठीक है। एक जो उन्होंने मैं खुद क्योंकि उस डिवीजन का इंचार्ज रहा हूँ अभी रिसेंटली, ये जो टिकट्स वाला इशू था ना, पूरे डिवीजन का मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने इंचार्ज बनाया था। मैं उधर गया था इंटरव्यूज करने के लिए और मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा कि आप अपने MPS के नाम दे दें। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको MPS के नाम नहीं देने, मैं लीडरशिप से बात करके बताऊंगा। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि उनको नाम दे देने चाहिए थे। वो ज़रा इमोशनल आदमी है और अच्छे इंसान है, दिल से अच्छे इंसान है। इमोशनल आपकी दानियल अजीज आपको कह रहे हैं, लेकिन दिल के अच्छे नहीं। देखिए ना, उन्होंने जो गुफ्तगू की, अभी कोई फैसला नहीं किया पार्टी ने, और हो सकता है कि देखे ना, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, कल मैं भी नाराज हो सकता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें फिर वो तरीकाकार अपनाना पड़ेगा, या हम इधर हैं या इधर हैं, ये दरमियान वाली बात नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एकदम आपने फायर खोल दिए, आपने कहा महंगाई भी अपना इसकी वजह से हुई, फिर किसी खातून का नाम लेके कह दिया कि उसने ये किया है वो किया है। ये चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पार्टी के डिसिप्लिन के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पार्टी लीडरशिप के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। या खड़े होकर कह दें भाईजान हमारा गुजारा नहीं हो सकता, मेरे साथ ज्यादती हुई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बात करता हूँ। और दुनिया के काम नहीं है। ठीक है। और मैं फर्ज किया, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जाता हूँ किसी ऐसी, मैं अल्लाह ना करे वो दिन आए आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाऊँगा। ठीक है जी, मैं जाके एक्सरसाइज करूँगा, ये 24 घंटे की नौकरी से जान छूट जाएगी। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप एक शख्स से वादा करते हैं, तो मेरे जैसा शख्स तो जब दोबारा उसके सामने जाता है तो उससे पहले मुझे उस काम को हल करना होता है। ठीक है। मैं चीट करके अपने लोगों के साथ नहीं चल सकता। अच्छा सर, ये जो भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग इख्तलाफ करें, और अंडरस्टूड सी बात है कि लोगों को इख्तलाफ होगा कि हम वर्कर्स हैं, हमारी इतनी कुर्बानियाँ, हम इतनी देर से साथ हैं, हमने धूप छाँव में साथ दिया और अब कोई और आके हमारी जगह ले ले, ये अंडरस्टूड सी बात है, ह्यूमन साइकी है। अच्छा, आमिर कियानी साहब को कैंट में अगर मैं बात करूँ और अलीम खान साहब लाहौर में, इनका स्टेटस क्या नजर आता है? मेरा ख्याल है कि जो मेरी अगर राय पूछी जाएगी, मुझसे अभी राय किसी ने पूछी नहीं है। ठीक है। पार्टी के अंदर। ठीक है। मुझसे जब राय पूछी जाएगी तो मैं तो ये कहूँगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान को तो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते। हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, एक। दूसरा, वो जो कमिटमेंट है आपकी चल रही है, वो कमिटमेंट भी आपने ऑनर करनी है ना, जो पहले आपने की है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर गुंजाइश नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर किसी को एडजस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। यानी इस पर अब बहस ही खत्म। मेरी राय में इस पे बहस होनी नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला का इतना फजल और करम है, मियां नवाज शरीफ साहब के 21 अक्टूबर के बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, पार्टी पहले भी इंटैक्ट थी, पार्टी अब भी इंटैक्ट है, इसमें जोश और जज्बा पैदा हो गया। अच्छा, KP और बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आप नून लीग को कहाँ देखते हैं? और दूसरा, मुझे अभी याद है कुछ दिन पहले मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, वो मानसेरा में बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार के वज़ीर आज़म को शिकस्त से 2-4 कर सकता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस के उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। और वजह उन्होंने ये बताई कि जी वहाँ पर लोग नाराज़ हैं, नाला हैं नून लीग के साथ, और इस चीज़ का कहते हैं मुझे फ़ायदा होगा हमारी पार्टी। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँ, आप देखें ना, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब अच्छे इंसान हैं, हमारे वो अलाइज भी हैं, मेरा ख्याल है KP के अंदर उनके साथ हम इत्तेहादी भी होंगे। मेरा मकसद ये है कि वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं हार जाऊंगा? नहीं चले, एक तो वैसे कह देना ना कि वो पंजाबी से कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ देना, नहीं, लेकिन वो उन्होंने बड़े दावे किए। अब क्लिप अगर रेडी होगा टीम जरा चला दे, उन्होंने बड़े दावे किए। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, यानी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना और उस तरह झूठ बोलना फर्क होता है ना। तो जो पक्का बंदा होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा होता है। यानी अब झूठा कह रहे हैं मुफ्ती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सियासी झूठ की बात कर रहा हूँ कि कोई माई का लाल, अल्लाह ताला का फजल और करम शामिल हाल होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है जी। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उधर भी और लाहौर में। अच्छा, वो एक और बात भी करके गए थे, उन्होंने कहा कि JUI ने नून लीग से कुछ मुतालिबात किए, या एक सियासी फ़ायदे की बात कर लें कि पंजाब में हमें सियासी फ़ायदा मिले तो हम आपको KP में सियासी फ़ायदा देंगे, लेकिन नून लीग ने हमें वो फ़ायदा नहीं दिया तो फिर हम KP में उनको फ़ायदा नहीं दे रहे।
तो मौलाना साहब तो बड़े करीब भी हैं नवाज शरीफ साहब के। PDM इत्तेहाद जब बना आगे आगे मौलाना साहब, क्या वजह है कि वो अब वो चीज़ नज़र नहीं आती? देखिए नाराज है मौलाना साहब? नहीं, मैं मौलाना साहब की देखे नहीं, मौलाना साहब की तो मियाँ साहब इज्जत करते हैं हमारी, एक सीनियर सियासतदान है, सीनियर सियासतदान के अलावा जाती ताल्लुकात, इसीलिए मैं सवाल बाज़ाते खुद जाती ताल्लुकात हैं उनके साथ। ठीक है। तो मौलाना बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान का जो इसका स्टाफ मौजूद है उसमें एक दो लोग ही रह गए हैं जो इतने मैच्योर हैं, बल्कि 2-3 ही रह गए हैं। जरदारी साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, मियाँ साहब भी हैं। ये वो लोग हैं जो मैच्योरिटी के उस मुकाम पे हैं जहाँ पे हम जम को घसीटे ना तो बेहतर है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नाराज़गी वाली कोई बात हो। आज नहीं, कल नहीं, अभी इत्तेहाद की बात चली नहीं है, एडजस्टमेंट होगी। अगर उन्हें कोई पंजाब में चाहिए होगा, 1-2 उनको मिल जाएंगी, कोई 10-12 हमें उधर मिल जाएंगी। यानी ऐसा हो सकता है? हो सकता है कोई ऐसा। इनके साथ सदर भी बन सकते हैं हनीफ साहब? क्यों नहीं बन सकते? अगर बनना चाहें तो बन। अगर वो तो शायद बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। अभी नहीं बने वो। अभी तो मेरा ख्याल है उनकी सोच भी कोई नहीं, ना उन्होंने कोई डिमांड रखी है मुझे सदर बनाया। यानी आप उनको आगे रह के सदर अभी नहीं देखते? मैं कह कौन हो तो ना देखने वाला, लेकिन ये है कि आपने बाल सफेद किए सर सियासत में। हाँ नहीं, लेकिन अगर वो बन जाए तो मुझे खुशी है। मेरे ख्याल से 34-35 साल सियासत तो है ना? हाँ, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जो है 35 साल है, 35। ठीक है, तो आपकी इतनी सियासत है तो इसलिए आपका एक तजुर्बा है। हाँ, तो कहते हैं तजुर्बा बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर बन जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन आपको लगता है कि बन सकते हैं? अभी मुश्किल है मेरा ख्याल। ठीक है, ये देखे ना कि तजुर्बा बोले ना आपने कहा अभी मुश्किल है कि लेकिन बन सकते हैं लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। साथ ही चलिए अब टाइम की भी कमी है। अच्छा, वजीर आला पंजाब इस बार किसी खातून को भी देखते हैं? बन सकती है, नहीं भी बन सकती। कितने चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, चांसेस का तो मुझे कोई इल्म नहीं। मैं फिर वही अर्ज करूँ, मैं तो उतनी बात करूंगा जितना मैं अपने तय की बात कर सकूं। पार्टी के फैसले हैं। अभी सिर्फ एक डिसीजन हुआ है, ये आप देखें ना, हमारे तर्जमान एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात कही है कि एक अपना फैसला हुआ है, वो फैसला हुआ है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। और हमारा जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। ठीक है। और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये देखें कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है हमारी कि हमारे सारे मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं चीख के कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा सर इस पर डेप्यूटी वज़ीर आज़म भी हो सकता है? गुंजाइश तो निकाली थी एक दफ़ा, मेरा ख्याल है। इस बार ये हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, मेरा नहीं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आप तशरीफ लाए। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।